अब हमारे पास है टॉपिक इनडायरेक्ट कोलिनोमेमेटिक्स। आपको क्लासिफिकेशन का तो पता है कि हमारे पास 3 तरह से क्लासीफाई होती है। एक हमारे पास अल्कोहल ग्रुप होता है, एक हमारे पास कार्बामेट ग्रुप होता है और एक हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है और इन सब की हम डिस्कशन से पहले हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लेते हैं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमेमेटिक्स में आखिर फ़र्क क्या है तो दोनों कोलिनोमेमेटिक्स, दोनों ने कोलिनो रिसेप्टर्स का एक्शन जो है उसको ज़्यादा कर देना है। ठीक है, यानी कि एड्रीनर्जिक जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का एक्शन है उसको इन्हांस कर देना है, उसको एक्सैजरेट करा देना है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का मसला हो तो सॉरी। एंड देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए है हमारे पास कि ये जो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं ना, ये इनडायरेक्टली जाकर इन्होंने अपना काम करना है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास हुआ एक न्यूरॉन और ये हमारे पास दूसरा न्यूरॉन, ये हमारे पास प्री सिनैप्टिक है और ये हमारे पास पोस्ट सिनैप्टिक है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम ये जी वेसिकल्स हैं और इसके अंदर हमारे पास ट्रांसमीटर हैं, वेसिकल्स यहाँ रिलीज़ हो गया। ठीक है, यहाँ से निकला और ये इन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लग गया। ठीक है, जो डायरेक्ट एक्टिंग थे उन्होंने इस रिसेप्टर के ऊपर इस रिसेप्टर का ज़्यादा काम करा दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से डायरेक्टली एक्शन बढ़ गया था। अब ये जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है ना, यहाँ पर हमारे पास मौजूद होता है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, एक एंजाइम जिसने एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुए को उसने डिस्ट्रॉय कर देना है। ठीक है, जिसकी वजह से एक्शन हमारा थोड़ी देर के लिए होता है। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग ने आकर, इन ड्रग्स ने आकर इसको आकर इनहिबिट कर देना है। जब ये हमारे पास एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो जो एसिटाइलकोलिन के इफ़ेक्ट्स होते हैं वो खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएंगे ना। तो हमारे पास जो ट्रांसमीटर्स होते हैं नेचुरली बॉडी के अंदर, तो उन सब का काम इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जब उनका काम इंक्रीज़ हो जाएगा तो फ़ौरन फिर से वही इफ़ेक्ट्स हमारे पास आ जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमेमेटिक इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। वो हमारे पास है सबसे पहले अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप में हमारे पास एक एग्जांपल आती है डोरफोनियम, जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कार्बामेट आ जाता है। कार्बामेट के अंदर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आती हैं लाइक नियोस्टिग्मीन, लाइक फाइसोस्टिग्मीन, लाइक पायरिडोस्टिग्मीन। एंड देन हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर भी हमारे पास 2-4 आ जाते हैं लाइक पैराथोइन, मैलाथोइन, जिनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट हमारे पास पॉइजनिंग नहीं कहना था मुझे, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हमारे पास आते हैं इनका बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। और कार्बामेट का इंटरमीडिएट, लाइक शॉर्ट, लाइक इंटरमीडिएट एंड देन लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, जो हमारे पास अल्कोहल्स होती हैं ना, इसके अंदर एक ही आती है एडोरफोनियम, एज यू ऑल पीपल नो अबाउट इट। ठीक है, एडोरफोनियम जो होती है बहुत ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग होने की वजह से इसका हमारे पास यूजेज भी थोड़ा कम नहीं है। तो इसका यूजेज हमारे पास ये है कि ये हमारे पास डायग्नोस करती है हमारे पास मस्करिनिक मिस्थीनिया ग्रेविस को कोलिनर्जिक क्राइसिस से। ठीक है, यानी कि 2 हमारे पास होते हैं ना, मस्थेनिया ग्रेविस होता है और एक हमारे पास होता है कोलिनर्जिक क्राइसिस, मस्थेनिया क्राइसिस एंड देन कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो इन दोनों को डायग्नोस करती है। दोनों के अंदर इफ़ेक्ट जो है वो बढ़ जाता है हमारे पास ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का। तो इन दोनों को डायग्नोस करती है कि इनमें से कौन सा है बॉडी के अंदर। तो ये एडोरफोनियम है। ठीक है, ये एडोरफोनियम का काम है। तो एडोरफोनियम के लिए हम इसको करने के लिए हम टेंशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, टेंशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं और एडोरफोनियम जो होता है वो अगर हम क्वांटिटी के अंदर दें, ठीक है, जो हमारे पास मिस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट होगा ना, इसके अंदर मसल वीकनेस कम हो जाएगी और वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने इसको एडोरफोनियम किया है इस पेशेंट को, मतलब एक पेशेंट है जिसको मेस्थेनिया ग्रेविस और मेस्थेनिया ग्रेविस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में से कोई एक बीमारी है, तो हमें नहीं पता लग रहा क्योंकि दोनों के एक ही इफेक्ट्स होते हैं कि मसल वीक हो गया है। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि हम एडोरफोनियम उसको एडमिनिस्टर करेंगे। जब हम एडोरफोनियम उसको एडमिनिस्टर करेंगे तो जो मेस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट होगा उसके अंदर उसकी मसल वीकनेस कम होना शुरू हो जाएगी, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा और उसके इफ़ेक्ट्स बेहतर आना शुरू हो जाएंगे। जबकि कोलिनर्जिक क्राइसिस के पेशेंट में जब हम ये करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं एडोरफोनियम, तो ये जो है ना, ये ऐसे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है कि हमारी मसल वीकनेस और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है, पेशेंट और भी ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब देखें भी कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर तो मसला हो गया ना, उसका मसल और भी ज़्यादा वीक हो गया। चलो मेस्थेनिया ग्रेविस के अंदर तो चलो थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो गया ना डायग्नोसिस के साथ, तो इसीलिए हम एडोरफोनियम यूज़ करते हैं क्योंकि उसका बहुत शॉर्ट एक्टिंग है, थोड़ी देर के बाद अपना इफेक्ट जो है वो ख़त्म कर देती है। जब वो अपना इफेक्ट ख़त्म कर देती है तो
जी इसके अंदर जो हमारे पास वर्स रिएक्शन हुए होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन है हमारे पास नियोस्टिग्मीन, ठीक है। जो कार्बामेट का नियोस्टिग्मीन है इसके लिए हम यूज़ करते हैं नियोस्टिग्मीन के लिए न्यू पंप, ओके। न्यू पंप का जो हमारे पास निमोनिक आ जाता है इसके अंदर, सॉरी मैं आपको इसके बारे में ये बताना भूल गई कि जो एडोरफोनियम है ये हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ये हमारे पास नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर जो ब्लॉकेज होता है ना, जो वो हम स्केलेटल मसल के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल के अंदर। लेकिन अभी से आप ये पढ़ लें कि जो नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड हो जाता है ना उसको ये रिवर्स कर देता है, ठीक है, जल्दी से रिवर्स कर देता है रैपिड एक्टिंग, ओके। एंड देन हमारे पास ये है इसका निमोनिक, न्यू पंप है इसका निमोनिक, ठीक है। पी से हमारे पास आ जाता है स्टीडो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉलन, जूस से हमारे पास यूरिनरी रिटेंशन के अंदर यूज़ होता है, मेस्थेनिया ग्रेविस के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। और पी से प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर यूज़ होता है। ये कुछ ज़्यादा बुक के अंदर लिखा नहीं है लेकिन मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोवोक करता है मेंस्ट्रुएशन में वुमेंस के अंदर, ठीक है। जिनके अंदर डिलेड मेंस्ट्रुएशन होती है उनमें जल्दी मेंस्ट्रुएशन करा देता है, ठीक है। जिनमें मसला होता है मतलब मेंस्ट्रुएशन के हवाले से उनमें। एंड then I just repeat it again, P से pseudo obstruction of colon and then U से urinary retention के अंदर यूज़ किया जाता है and then meस्थेनिया ग्रेविस के अंदर यूज़ किया जाता है। and then फाइसोस्टिग्मीन अगेन फाइसो लाइक फिजियो, ठीक है, जिसे आप लोग सब वाकिफ़ होंगे। एंड फाइसोस्टिग्मीन के लिए हम फाइसो के लिए हम गामा पहलवान, ठीक है, ये गामा पहलवान लाइक इसका ये निमोनिक है हमारे पास गामा पहलवान गामा, ठीक है। गामा तो जी से हमारे पास आ जाता है ग्लोकोमा के अंदर यूज़ किया जाता है और एक्यूट ग्लोकोमा के अंदर यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइसोस्टिग्मीन को हम एक्यूट ग्लोकोमा के अंदर यूज़ करते हैं और पाइलोकार्पिन को एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। एंड देन ए से हमारे पास है कि एट्रोपा बेलाडोना पॉइजनिंग यानी कि एट्रोपिन पॉइजनिंग अगर हो जाए, जो कि हमारे पास एक कोलिनो आई थिंक सो सॉरी इट्स पैरासिम्पैथोलिटिक यानी कि कोलिनो रिसेप्टर्स का ब्लॉकेड है ये, तो इसको हम यूज़ करते हैं, ओके। एंड जब हम इसको यूज़ उसके अंदर भी यूज़ होता है एट्रोपिन की पॉइजनिंग के अंदर भी इसको हम फाइसोस्टिग्मीन को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एम से वही मेस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, ए से अल्जाइमर्स डिजीज़। अब अल्जाइमर्स डिजीज़ के अंदर हमारे पास एक ड्रग है राइवास्टिग्मीन, ठीक है। राइवास्टिग्मीन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि इसके अंदर यूज़ की जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताना भूल गई आपको कि ये शॉर्ट एक्टिंग तो है ये, इसके साथ इसका हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो हो गई ना, तो 5 to 15 मिनट्स है, ठीक है। एंड नाउ इट्स ऑल अबाउट फाइसोस्टिग्मीन। एंड नेक्स्ट हम टॉक्सिसिटी पे जाने से पहले हम एक दफ़ा देख लेते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन था, सॉरी इसके अंदर ये था कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं उनका हमारे पास एक आता है अल्कोहल ग्रुप, ठीक है, और एक आता है हमारे पास एसिड पोर्शन, ठीक है। जो हमारे पास अल्कोहल पोर्शन होता है ना, जैसे ही वो इस एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के साथ आके जुड़ता है ना, ये हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसे ही आके बाइंड करता है तो जो अल्कोहल पोर्शन होता है वो उसी टाइम पे रिलीज़ हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस होकर रिलीज़ हो जाता है। लेकिन जो एसिडिक पोर्शन होता है वो इसके साथ बाइंड रहता है। जब इसके साथ बाइंड रहेगा तो जितनी देर तक बाइंड रहेगा उतना ज़्यादा हमारे पास ये लंबे अरसे के लिए अपना काम ज़्यादा कर सकेगा ना। तो यही इफ़ेक्ट है इसके अंदर कि हमारे पास वो जितने फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो जो एसिडिक पोर्शन है हमारा, ठीक है, जो हमारा एसिडिक पोर्शन है ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग का वो आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज़ होगा। जितनी फिर आहिस्ता आहिस्ता से जितनी स्लोली वो रिलीज़ होगा उतना ज़्यादा इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। तो हमारे पास कार्बामेट का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आ जाता है वो हमारे पास 2 to 8 आवर आ जाता है। एंड देन ऑर्गेनोफॉस्फेट का डेज to वीक्स आ जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट टॉक्सिसिटी, ठीक है। हम जल्दी से टॉक्सिसिटी को एक रिव्यू दे देते हैं कि टॉक्सिसिटी के अंदर क्या क्या होता है। टॉक्सिसिटी के अंदर सेम वही निमोनिक आ जाएगा हमारे पास डम ब्लैस, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ों का इजाफा भी हो रहा है कि हमारे पास डायरिया, यूरिनरी अर्जेंसी एंड देन मायोसिस एंड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड देन बी से अगेन ब्रेडिकार्डिया आ जाएगा, ठीक है। एंड देन एक्साइटेशन ऑफ द स्केलेटल मसल एंड CNS एक्साइटेशन एंड देन लैक्रिमेशन, सैलिवेशन एंड स्वेटिंग, ठीक है।
सेम वही इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं इसके अंदर डम्बलेस के। और इसके अलावा हमारे पास ये होता है कि टॉक्सिसिटी के अंदर अगर हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट की अगर हमारे पास टॉक्सिसिटी हो जाए, यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट हमने बहुत ज़्यादा ले लिया है जिसकी वजह से वो अपना उसने बाइंड कर लिया बहुत बुरे तरीके से हमारे पास एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के साथ, तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसकी वजह से सबसे पहले हमने उसके वाइटल साइंस को हमने प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना है, उसके वाइटल साइंस को, एंड देन हमने पर्सन को जो एट्रोपिन एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है। इसके अंदर हम एट्रोपिन दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर एट्रोपिन एडमिनिस्टर करते हैं क्योंकि एट्रोपिन जो होते हैं वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मस्करेनिक जो हमारे पास इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको ब्लॉक करती है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करती। तो इसके लिए हम एट्रोपिन के साथ वो हम क्या ड्रग देंगे, प्रेलिडॉक्सिम, ठीक है। प्रेलिडॉक्सिम जो हमारे पास ड्रग है, ये हमारे पास बोथ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक दोनों के ऊपर एक्शन करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो टॉक्सिसिटी हुई ऑर्गेनोफॉस्फेट, तो वो हम ट्रीट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टॉक्सिसिटी तब तक ट्रीट नहीं हो सकती जब तक कि हमारे पास एंजाइम एजिंग हुई है। मतलब कि अगर एंजाइम एजिंग हो जाएगी तो फिर जो मर्ज़ी दवाई दे दो नहीं ठीक होगा। अगर एंजाइम एजिंग नहीं हुई तो ये दोनों ड्रग्स बहुत अच्छे से एक्शन करेंगी और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि एंजाइम एजिंग क्या होती है। एंजाइम एजिंग ये होता है कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के साथ या किसी भी एंजाइम के साथ जब उसका ब्लॉकर ये जो था अटैच हो गया, ठीक है, और उसने उसको जब उसका केमिकल चेंज हो जाता है ना, मतलब कि अगर एक एंजाइम का केमिकली चेंज ही हो जाए तो फिर तो वो नहीं करेगा ना, वो रिवर्स नहीं हो पाएगा। तो सेम यही बात आ जाती है कि अगर केमिकली चेंज हो जाएगा तो फिर हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो एंड पे हमारे पास आ जाती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ओके, एट द एंड हमारे पास पूरे कोलिनोमाइमेटिक चैप्टर की फाइनली कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, जिसको हम कहते हैं कैपी, ठीक है। ये इसका निमोनिक है और ये बहुत मज़े का निमोनिक है, ठीक है। इस निमोनिक के अंदर सबसे पहले कोरोनरी इंसफिशिएंसी, ए से एस्थमा, पी से पेप्टिक अल्सर एंड आई से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर अगर हम ये कोलिनोमाइमेटिक ड्रग यूज़ करेंगे तो बहुत बुरा इफेक्ट होगा। जैसे कि हमें पता है एस्थमा के अंदर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन पहले से ये रिसेप्टर कराते हैं। अगर एस्थमा के अंदर हमने ये वाले रिसेप्टर करा दिए एडमिनिस्टर, उसके अंदर इनके एगोनिस्ट एडमिनिस्टर करा दिए मस्करिनिक रिसेप्टर के, तो वो तो बेचारा वैसे मर जाएगा। एंड देन कोरोनरी इंसफिशिएंसी के अंदर भी ये डिक्रीज़ हार्ट रेट करा देता है, ठीक है। तो ये जब डिक्रीज़ हार्ट रेट करा देती हैं तो कोरोनरी, जिसको पहले से ही बेचारे को ब्लड नहीं मिल रहा, उसका हार्ट रेट और डिक्रीज़ करा दिया, तो वो तो गया। एंड देन पेप्टिक अल्सर, क्योंकि इसके अंदर सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एंड देन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, क्योंकि ये इंक्रीज़ मोटिलिटी कराते हैं ना कोलिनोमाइमेटिक्स, तो इंक्रीज़ मोटिलिटी, और जब वो पहले से ही ऑब्स्ट्रक्ट है तो फिर तो नहीं चलेगा ना। तो ये हमारे पास था फुल चैप्टर। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस चैप्टर तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू सो मच।